यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन को। पर्यावरण अध्ययन का एक प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट जो एग्जाम यहाँ पर हुआ था एस्टेट का, उसका पीआरटी पेपर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, इसमें 30 क्वेश्चन आपसे पर्यावरण अध्ययन के पूछे गए हैं। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही ईवीएस का आपका कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट ईवीएस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, ज़रूर से आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। और यदि आपने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आप डायरेक्टली ऐप से कोर्स को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 121 से पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेटों एवं गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट और ग्लासेस का आप उपयोग नहीं करें। क्यों? उससे क्या होगा? दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। क्या ये जैव अविघटनीय पदार्थों से बने होते हैं? ये हल्के भार वाले पदार्थ से बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव विघटनीय पदार्थ के बने होते हैं, या फिर ये टॉक्सिक मटेरियल के यहाँ पर बने हुए होते हैं। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? देखो, इसमें बोला गया डिस्पोजेबल प्लास्टिक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इजीली वातावरण में अपघटित नहीं होते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैव अविघटनीय पदार्थ के बने होने के कारण हम लोगों का इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसानी से अपघटित नहीं होंगे, लंबे समय तक ये चलते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पर्यावरण में एक चिंता का विषय बन जाएगा और मतलब एक तरीके से पोल्यूशन फैलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये पूछा गया है कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। संतुलित आहार का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, इसमें अपन को कोड दे रखा है, कोड से अपन को इसका आंसर करना पड़ेगा। फर्स्ट कोड देखिएगा, पहले ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि विभिन्न भोजन समूहों में पर्याप्त मात्रा में भोजन व पेय पदार्थों का चयन करना। मतलब इट मीन्स चूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो भी भोजन आपके पास है उसमें से आप वाइड वैरायटी के फूड और ड्रिंक को चयन कर लें। ठीक है, जो भी भोजन आपके पास है तो उसमें से जो आपको चाहिए भोजन और पेय पदार्थ ले ले। क्या ये बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हो सकती है? दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा। It means eating certain things in a small amount such as a saturated fat, cholesterol, simple sugar, etc. मतलब इन सभी का एक्सेट्रा जो अपन को यहाँ पर दे रखी है चीजें, कि कम मात्रा में आप इन सभी चीजों का प्रयोग करें, जितना हो सके, जितना आवश्यक हो उतना ही आप यहाँ पर प्रयोग करें। तीसरा बोल रहा है, इसका अर्थ है कि सभी आवश्यक पोषक तत्वों को वांछनीय स्तर तक ग्रहण करना। जितनी आवश्यकता है ना उतना ही आप ले, सभी आवश्यक पोषक तत्वों को। इसका अर्थ है कि संतुलन प्राप्त करने तो लंबे समय तक भूखे रहना। देखो, ये वाली चीज तो पूरी नेगेटिव हो गई है ना। कोड में आपके लिए एक बार यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि आपको डायरेक्टली ऑप्शन से क्लिक कर जाए। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है आपका 2 एंड 3, और फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से सिलेक्ट करिए क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो, एक ये वाइड वैरायटी वाला अपना भी गलत हो जाएगा कि जो भी भोजन आपके पास है उसमें से आप पर्याप्त जो अपन को चाहिए वो ले लो। तो अपन इसको बैलेंस नहीं बोल सकते ना। मान लो आपके पास सारे जंक फूड रखे हुए हैं और जंक फूड में से अगर आपको कुछ सिलेक्ट करने को बोला जाए तो वो बैलेंस फूड नहीं होगा। तो पहला गलत है, फोर्थ गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। मतलब जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, जिसमें 2 और 3 कोड लिखा हुआ है। 2 और 3 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। चूज द राइट ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज नो फॉसिल फ्यूल। इसमें से एक ऐसा समूह है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, वो आपको चयन करना है। एक बार आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। जो कोड वाले होंगे वो कोड आपको साथ के साथ दिख जाएगा। ये बिना कोड वाला क्वेश्चन है ना। इसमें से ये डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर करना है। देखो, हवा, लहरें जो टाइड होती है, एंड सन, तो ये तो अपना नॉर्मल नेचुरल रिसोर्सेस है। इसको फॉसिल फ्यूल हम लोग नहीं बोल सकते। इसमें से कोयला हो गया, इसमें से पेट्रोल हो गया, इसमें से सीएनजी हो गया, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। तो कौन नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर 1, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उच्च भेदन क्षमता की विकिरण कौन सी होगी? रेडिएशन विथ मैक्सिमम पेंट्रेशन पावर इज। अवरक्त तरंगे हो सकती है, गामा हो सकती है, पराबैंगनी हो सकती है, एक्स किरणें हो सकती है। तो देखो, इनकी भेदन क्षमता मतलब कौन, जैसे कि अगर हम लोग एक्सरे वगैरह करते हैं तो एक्सरे में भी सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे होता है। सॉफ्ट जो बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट का ही एक्सरे निकाल पाता है, लेकिन हार्ड जो पूरी बॉडी का एक्सरे यहाँ पर कर लेगा, है ना। पूरी बॉडी को वो भेदन क्षमता यहाँ पर रखता होगा, मतलब पेंट्रेशन पावर रखता होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इन चारों में कंपैरिजन किया जाए तो कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो गामा इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है।
गामा रेज हैव अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ इसकी रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बात करें तो सबसे कम वेवलेंथ का गामा रेज होता है, लेकिन इसकी जो पेंट्रेशन पावर होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर रहती है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपसे और भी किसी रे के बारे में पूछ लिया जाए, अल्फा की बहुत कम होती है, ठीक है, बीटा की थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, है ना, गामा सबसे ज्यादा रहेगी, एक्सरे की भी इतनी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप स्ट्रांग बोलें तो गामा सबसे ज्यादा रहती है ना। फिर न्यूट्रॉन्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखो ये एक कंपैरिजन करा गया है कि कौन कौन सा एक पेपर को भेज सकता है, ठीक है, कौन कौन सा एल्यूमिनियम फॉइल को तक भेज सकता है, ठीक है, लीड को तक पेंट्रेट यहाँ पर कर सकता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी हो जाएगी, गामा रेज हो जाएगी। और अगर आप इनको वेवलेंथ के टर्म्स में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, गामा वेव का जो होता है ना, इस तरीके से इंफ्रारेड हो गया, रेडार हो गया, टीवी, एफएम और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये अपना यूवी वाला हो गया, पूरा ये बीच वाला जो स्पेक्ट्रम है अपना विजिबल लाइट वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इन चारों में से क्या होगा, फॉरेस्ट, लेक, एक्वेरियम या पोंड। अगर हम बात करें मछली का जो एक्वेरियम होगा वो मैन मेड होता है, मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, तो वो अपना किस में चला जाएगा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। जब मुंह से हवा को चूने के पानी से युक्त एक परख नली में प्रवाहित किया जाता है, ये आपका क्लास 6 का लैब मैनुअल का क्वेश्चन है, ठीक है। मुंह से आपने हवा दी है, चूने के पानी के अंदर आपने फूंक मारा है, तो चूने के पानी का कलर चेंज होकर क्या हो गया, दूधिया हो गया। तो ये दूधियापन जो है किस गैस की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, जब अपन मुंह से फूंक मारते हैं तो हम लोग यहाँ पर CO2 रिलीज करते हैं, क्योंकि जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो हम लोग किसको रिलीज करते हैं, CO2 को यहाँ पर रिलीज करते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, CO2 हो जाएगा। और ग्रहण किसे करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो अब CO2 का रिलीज होने की वजह से जो चूने का पानी CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो CO2 से रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको देखो, है ना। अब आप पूरा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका ग्लूकोज का प्रयोग करती है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया सम्मिलित यहाँ पर होगी। श्वसन से उपोत्पाद के रूप में ATP और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। फेफड़ों से हवा बाहर निकालने के दौरान CO2 गैस यहाँ पर निकलती है। सांस द्वारा छोड़ी गई हवा में CO2 गैस का आंशिक दबाव अधिक होता है। जब अपन सांस छोड़ते हैं और जब CO2 रिलीज करते हैं तो ज्यादा दबाव के साथ हम लोग उसको रिलीज करते हैं। जब सांस छोड़ी गई हवा को, ये CO2 हो गई, जब हमने इसको चूने के पानी के से भरी परख नली में जब उस फूक को छोड़ते हैं तो वो चूना पत्थर CaCO3 में यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ, अच्छा ये वाला, हाँ वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, लेकिन ऑप्शंस अब की बार दूसरे हैं। अपने को एक ऑप्शन CNG दे रखा है, लिक्विड हाइड्रोजन दे रखा है, पॉलीइथाइलाइन ट्रेटा एथलेट दे रखा है, ठीक है, पीटी टर्थेलेट यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG यहाँ पर दे रखा है। तो अपन को बताना है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में नहीं आता है। क्या आंसर हो सकता है इसका, बताइए क्या होना चाहिए। देखो CNG अपन जो नहीं होगा वो अपन कर देते हैं, CNG अपना आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि CNG को अपन इसी में कंसीडर कर लेंगे, LPG को अपन इसी में कंसीडर कर लेंगे। अब अपने पास बच रहा है लिक्विड हाइड्रोजन और पॉलीएथिलीन टर्थेलेट, PET यहाँ पर बच रहा है, या PET इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। इसके एक से दो नाम और हैं, PETE भी अपन इसको कह सकते हैं। चलिए तो अब आंसर आप क्या लगाओगे, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे लिक्विड हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी में नहीं आता है, बट अभी हमको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो पॉलीइथाइलाइन जो अपना टर्थेलेट है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। बाकी ये क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, इसको अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले बाकी ऑप्शंस की डिटेल देख लेते हैं। तो अभी जो करेक्ट आंसर है अपन ने माना ऑप्शन नंबर सी है। जीवाश्म ईंधन जीवित जीवों के मृत अवशेषों से प्राप्त होता है और उच्च तापमान और दबाव पर अपघटन की प्रोसेस से ये गुजरते हैं। हाइड्रोजन का उत्पादन विभिन्न घरेलू ईंधन से किया जा सकता है, लेकिन मृत अवशेषों से इसको नहीं निकाला जा सकता है। तो अपन हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अगला देखना, CNG प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप है, LPG प्राकृतिक गैस का तरलीकृत रूप है, और पेट्रोल जो है मृत पदार्थों से प्राप्त होता है, तो इनको इस कैटेगरी में अपन रख सकते हैं। बाकी देखना, पॉलीथाइलाइन जो टर्थेलेट या PET या फिर PET यहाँ पर होता है, ये मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक है, जो यूजुअली प्लास्टिक के सामान वगैरह बनाने में, जो अपन खाने के लिए जो प्लास्टिक के बर्तन लेते हैं उसमें जो है हम लोग PET का यूज करते हैं। तो ये कहीं से कहीं तक हमारा फॉसिल फ्यूल है नहीं, ठीक है।
तो अपन देख सकते हैं कि ये जो है इज द मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रेजिन ऑफ द पॉलिस्टर फैमिली। पॉलिस्टर परिवार से ये पूरा बिलोंग करता है। फाइबर फॉर क्लोथिंग, क्लोथिंग में जो फाइबर होते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है। कंटेनर फॉर लिक्विड्स एंड फूड, इन सब के बर्तन बनाने में पॉलीथीन पीईटी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। थर्मोफॉर्मिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में इसका प्रयोग यहाँ पर थर्मोफॉर्म बनाने में किया जाएगा। एंड इस कॉम्बिनेशन विथ ग्लास फाइबर, ग्लास फाइबर के साथ भी पीईटी को मिलाया जाता है। तो कहीं से कहीं तक ये फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या एलएच जो अपना तरल हाइड्रोजन है वो भी जीवाश्म ईंधन है क्या? आइडियली तो तरल हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है, लेकिन क्यों अपन इसको इस कैटेगरी में कंसीडर कर सकते थे, वो कुछ उसके पीछे के रीजन है। जो हाइड्रोजन बनाई जाती है, हाइड्रोजन गैस अगर हमको प्राप्त करनी है तो उसको प्राप्त करने के अलग अलग तरीके, आप पानी से H2O से भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। H2O का विघटन कर दो तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह लगभग पूरी तरीके से मैथेन जीवाश्म ईंधन को रिफॉर्म करके बनाया जा सकता है। अगर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करनी है तो मैथेन के अपघटन से या किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का आप अपघटन करेंगे, उसको रिफॉर्म करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, अपन को हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो मोस्टली जो हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है या प्राप्त करी जाती है वो जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करी जाती है। तो इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में रखा जा सकता है, लेकिन ये सोर्स नहीं है। लेकिन अपने आप में ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, आप इसको प्राप्त कर सकते हो फॉसिल फ्यूल से। दैट्स वाई जो है, अगर कभी आपको इस प्रकार का कंफ्यूजन भी हो तो ये आपका पूरा क्लियरेंस हो गया कि इस तरीके से अपन इसको जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में, अगर ऑप्शन में कुछ नहीं बचता, लेट अस कंसीडर के पीईटी नहीं आता, देन आप लिक्विड हाइड्रोजन को रख सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द कलर व्हाइट बेंड्स द लिस्ट इज। जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव किसका होगा, मतलब सबसे कम कौन मुड़ेगा, है ना। सबसे कम झुकाव कौन सी में देखा जाएगा, रेड कलर में, क्योंकि ये लंबा ट्रेवल करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बाकी तरंग दैर्ध्य और सब में कंपैरिजन देख लेते हैं। जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल प्रकाश की तरंग सभी रंगों में सबसे लंबी होती है, तो वो लंबा ट्रैवल करेगा। वेवलेंथ ज्यादा है तो लंबा ट्रैवल उसका होगा और उसकी रोशनी जो है दूर तक यहाँ पर जाती है। अब बैंगनी रंग ज्यादा झुकता है। बेजानी हपी नाला में आप देखें तो बैंगनी सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसकी तरंग सबसे छोटी यहाँ पर होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि बैंगनी प्रकाश की जो आवृत्ति है वो सबसे ज्यादा है और यह रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित होगा। ठीक है, जबकि लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है तो सबसे कम अपवर्तित होगा और सबसे लंबा जाएगा। प्रकाश की गति इसकी तरंग दैर्ध्य के सीधे आनुपातिक होती है। गति की बात करें तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अपने तरंग दैर्ध्य के डायरेक्टली, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो लाल प्रकाश बैंगनी प्रकाश की तुलना में तेज गति से यात्रा करेगा। तो सबसे कम झुकाव किस में देखा जाएगा, लाल कलर में। अगला क्वेश्चन देखना, कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों का अभिलाक्षणिक गुण माना जाएगा। जो कांटेदार पत्तियां होती है तो वो किस में होती है, मरुस्थलीय पौधों में होती है। तो हम लोग जीरोफाइट्स इसको कह सकते हैं। एक्वेटिक पानी वाला भी नहीं होगा, टेरेस्ट्रियल भी नहीं होगा और एपीफाइट भी नहीं होगा, केवल जीरोफाइट ही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इसी का एक क्वेश्चन आपका साइंस का जो पेपर होता है लेवल 2 उसमें भी पूछा गया था, है ना। ये देखिएगा, जो हमने शाम वाली क्लास में ही कंप्लीट किया था। निम्नलिखित में से कौन वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु मरुद्भिदीय अनुकूलता नहीं है। वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु मरुद्भिदीय अनुकूलता कौन नहीं देगा, मतलब वही कौन सी जीरोफाइट की विशेषता नहीं होगी। तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर लेता है, क्योंकि वहां पर पत्तियों का कार्य भी तन ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इतना पानी तो होता नहीं कि पत्तियां और सब कुछ सरवाइव कर पाए। तो ये तो मरुद्भिदी पौधों की विशेषता हो गई। रंध्री गर्तों में रोमों की उपस्थिति, जो स्टोमेटा होते हैं उसके ऊपर रोम छिद्र, कुछ हेयर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो हेयर क्या करते हैं कि उसकी जो ट्रांसपीरेशन, वाष्पीकरण की प्रोसेस है उसको कम करते हैं, धीमा करते हैं, ताकि कम पानी उत्सर्जित हो पौधों के द्वारा, ताकि जो पानी पौधों ने लिया है उसको लंबे समय तक रखा जा सके, सिक्योर करके रखा जा सके। तो ये बात भी जीरोफाइट की सही है। पर्ण की सतह पर मोमी परत पाई जाती है, वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, ताकि धूप की वजह से वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस कम हो, है ना। तीसरा ऑप्शन देखना, पर्ण की सतह पर कैरेटीन परत पाई जाती है। तो पर्ण की सतह पर कैरेटीन नहीं, क्यूटिकल लेयर पाई जाती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, जीरोफाइट की विशेषता नहीं है, क्योंकि इस पर कैरेटीन की नहीं, क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, मोटी परत जिसको अपन कहते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस को धीमा कर देती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, अब जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसमें से कौन सा आ जाएगा? यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अगर मैं इन चारों की बात करूं तो कौन सा वाला? ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, या बोले अपने दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आता है। ये आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप चाहे तो पहले डायग्राम देख लो या पहले इसका थ्योरी पढ़ लो। ठीक है, ये अपने 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, 5 अपने ये हो गए ओशियन, यहाँ पर हो गए समुद्र, यहाँ पर हो गए। ये आपका अंटार्कटिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये हो गए अपने यहाँ पर, ये रहा आपका अफ्रीका। उसके बाद आप ओशियन देखें तो ये साउदर्न ओशियन हो गया, ये पैसिफिक हो गया, ये अपना हिंद इंडियन ओशियन यहाँ पर हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया और आर्कटिक ओशियन हो गया। ठीक है, आप इसको लिख लें, अगर पॉसिबल है अभी लिखना तो जरूर से लिख लें। ठीक है, ठीक है, ये 6, ये सातों नाम यहाँ पर दे दिए। ये अपना एक पैसिफिक ओशियन हो गया, आर्कटिक हो गया, अटलांटिक हो गया, ठीक है, इंडियन हो गया और ये साउथर्न हो गया। तो ये 5 अपने ओशियन हो गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि साउथर्न मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन है? तो दक्षिणी गोलार्ध में एक तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और एक अंटार्कटिका आ जाता है, जो पूरे तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बचे हुए अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी दोनों जगह के हिस्सों में आ जाते हैं। जैसे मैं बात करूं दक्षिणी अमेरिका की, तो ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, थोड़ा दक्षिण में और थोड़ा पश्चिम की तरफ जाएगा, जिसका एक छोटा सा हिस्सा आपको उत्तरी गोलार्ध में भी मिल जाएगा। अफ्रीका पश्चिमी भाग के ठीक नीचे की तरफ विभाजित हो जाता है। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका पूरे तरीके से उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है और कोड वाला ये क्वेश्चन है। इसमें आपको कोड सिलेक्ट करने पड़ेंगे। चलिए करिए इसका आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी? वही खोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्कवरी से रिलेटेड। एडवर्ड जेनर ने कौन से टीके का आविष्कार यहाँ पर किया था? ठीक है, लुइस पाश्चर, रॉबर्ट कोच। इसमें से एक या दो भी याद है तो आप कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए अभी यहाँ पर कोड लिख देते हैं, कौन सा कोड किसके लिए आपको बनाना है। चलो एक दो तो पता कर लो, एक दो क्या होंगी, कोड तब तक आपके लिए लिख देते हैं। 3 4 2 1, 1 3 2 4। तीसरा यहाँ पर लिख देते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। नंबर 3 पे आ जाएगा 3 2 4 1 और नंबर 4 पर आ जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, सिलेक्ट करो। देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे ये तो पता चल गया कि इसका कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब या तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या फिर ये वाला, मतलब ए और सी में से एक करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए जाने जाते हैं, लुइस पास्चर जो दूध वाला जो प्रोसेस होता है, तो फर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं। तो इसका 4 हो गया, इसका 2 हो गया। और रॉबर्ट कोच जो है एंथ्रेक्स की खोज के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज के लिए। ठीक है, तो 3 4 2 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वो फिल कर लो, 3 4 2 और 1, देख लो सही बन रहा है। अलेक्जेंडर का पेनिसिलिन हो गया, जेनर चेचक हो गए, लुइस पाश्चर किडमन हो गया, है ना। फर्मिनेशन रॉबर्ट कोच किसके लिए हो गए? एंथ्रेक्स जीवाणु के लिए हो गए। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगेन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा सिंपल क्वेश्चन ही है, कोड वाला क्वेश्चन नहीं है। चलो, निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों का समूह एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है? मतलब कौन सा एक फूड चेन के अंदर नहीं आएगा? देखो अगर अपन फूड चेन बनाए तो एक ही चेन बनेगी, और फूड वेव जो खाद्य जाल होता है तो बहुत सारी फूड चेन को मिलाकर बहुत सारी खाद्य श्रृंखला को बनाकर बनता है। तो मुझे तो क्या चाहिए? एक ही फूड चेन चाहिए। देखो खरगोश क्या करेगा? घास को खा लेगा, भेड़िया खरगोश को, शेर भेड़िए को खा लेगा। ये फूड चेन बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लैंकटन जो है, मनुष्य प्लैंकटन को खा सकता है क्या? नहीं, मनुष्य जीवों को डायरेक्टली नहीं खा सकता है। मछली मनुष्य को खा सकती है, टिड्डा मछली को खा सकता है, ये गलत हो गया। तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी ये बिल्कुल सही है, हिरण घास खाता है, बाघ हिरण को और गिद्ध बाघ को खा जाएगा, सांप मेंढक को खा लेगा, उकाब ईगल जो रहेगा वो सांप को खा लेगा। फिर उकाब का जब अपघटन होगा, है ना, तो वहीं पर उसी से ग्रास उग जाएगी और उसी से वापस उस घास को कौन खा लेगा? टिड्डा यहाँ पर खा लेगा। तो ये पूरा एक फूड चेन यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन अगर अपन देखें तो इसमें से कौन फूड चेन नहीं बना रहा है? तो प्लैंकटन वाला फूड चेन नहीं बना पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल जनित बीमारी वाटर बॉर्न डिसीज क्या होती है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैक्टीरियल हो गया, वायरस वाला हो गया, और एक वेक्टर बॉर्न डिसीज होता है, एक वाटर बॉर्न डिसीज हो गया। तो जल से होने वाली बीमारियों में डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस और
खांसी। ठीक है, तो अब अपन को पता है कि हेपेटाइटिस जो है दूषित जल और दूषित भोजन की वजह से होता है, तो सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं जैसे कॉलेरा जो हो गया, वो भी एक गंभीर दस्त डायरिया वाली बीमारी है जो दूषित भोजन और दूषित जल की वजह से यहाँ पर होती है। अन्य जल जनित रोगों में पेचिश, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, गियार्डियासिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, बोटुलिज्म, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस और अमीबायसिस, है ना, ये सब किससे आ जाती है, जल से होने वाली बीमारियां। ये सारे नाम आप याद रखिएगा, स्पेशली इसमें अमीबा वाला। हेपेटाइटिस तो अभी आपने पढ़ ही लिया, पैचिस, टाइफाइड बुखार और बोटुलिज्म। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है जो यूजुअली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये पूछा गया है कि ये ग्रह कौन सा है। सबसे पहला सौरमंडल का सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, है ना, लाइन से नहीं, साइज की अगर अपन बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा, चारों तरफ उसके रिंग पाई जाती है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो पता ही चल गया ये किसके बारे में बात कर रहा है, शनि के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, सैटर्न के बारे में। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि हो गया, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक गैसीय ग्रह। शनि बर्फ के कणों और धूल से अपने चमकदार छल्लों के लिए काफी ज्यादा फेमस होता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा चंद्रमा यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो एक बार आप सारी सोलर सिस्टम की डिटेल देख सकते हो। सन, ये आपको सन की जानकारी पता ही है, मेन सोलर सिस्टम का जो मेन हेड है वो कौन है, सन है। जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड ही यहाँ पर घूमते हैं। सबसे पहला ग्रह कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहला ग्रह आपका बुध हो जाएगा, दूसरा शुक्र हो जाएगा, तीसरा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। ठीक है, प्लूटो को तो बाहर कर ही दिया इन्होंने। चलो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बुध की, है ना, तो इट इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम और इट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। सन के सबसे पास वाला ग्रह है, नंबर में सबसे पहला ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट इसको अपन बोल सकते हैं, सबसे फर्स्ट इसको अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, सन के सबसे पास का। और सोलर सिस्टम में नंबर वन, पहले नंबर पर आने वाला ग्रह कौन हो जाएगा, अपना बुध हो जाएगा। ध्यान से सुनना ये सारी डिटेल। दूसरा अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज द सेकेंड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, दूसरे नंबर का ये प्लेनेट है। अनलाइक अदर प्लेनेट वीनस रोटेट क्लॉकवाइज इन द ऑर्बिट, बाकी सब दक्षिणावर्त घूमते हैं लेकिन ये कौन सा घूमता है, क्लॉकवाइज अपनी डायरेक्शन यहाँ पर लेता है। ठीक है, आगे देखिए, तीस अब नेक्स्ट जो अपना तीसरे नंबर का हो जाएगा वो पृथ्वी हो जाएगा। इट इज द थर्ड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, इट इज आवर होम प्लेनेट, जिस पर हम रहते हैं वो होम प्लेनेट हो गया। ठीक है, हमारा घर। अगला देखना, मार्स के बारे में यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, मंगल के बारे में यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, तो सेकंड स्मॉलेस्ट, बुध के बाद सेकंड नंबर का जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है वो अपना मार्स हो गया। ठीक है, और इसमें कौन से नंबर पर आ जाता है, फोर्थ नंबर पर ही आ जाता है, नंबर वाइज बात करो। मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट, इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो, स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा कौन है, ये वाला है। उससे उससे थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा, मार्स हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बृहस्पति की। ठीक है, तो कौन से नंबर पर आ जाएगा, ये पांचवें नंबर पर आ जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। पॉपुलरली नोन एज जाइंट प्लेनेट के नाम से इसको जाना जाता है, नंबर में ये पांचवें नंबर पर आता है और सबसे बड़ा प्लेनेट इसको माना जाता है, जो अपना जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट है। फिर सैटर्न, शनि की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, शनि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ ब्यूटीफुल रिंग सराउंडिंग इट, एक प्रकार से वलय, धूल के कणों से ये पूरा घिरा हुआ है, एक प्रकार का छल्ला, एक प्रकार का वलय, एक प्रकार का रिंग ये देता है। ठीक है, उसके बाद अपना यूरेनस आ जाएगा। इट इज द सेवेंथ नंबर पर, ये आ गया, सेवेंथ प्लेनेट हो गया सोलर सिस्टम का, ये वाला। ठीक है, सेवेंथ प्लेनेट हो गया सोलर सिस्टम का और फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेटरी मास इसका हो गया। ठीक है, हैज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेटरी मासेस, अगर इसे बात करें तो इसका फोर्थ सबसे ज्यादा वजन रहेगा। नेपच्यून की अगर अपन बात करें, इट इज द फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूरी पर ये स्थित रहता है। डेंसेस्ट, सबसे घना इसको यहाँ पर माना जाता है, सबसे घना अगर ग्रह आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर नेपच्यून आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपने इन सारे ग्रहों के बारे में बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोड वाला ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित पोषक को उनके मुख्य स्रोत से आपको मिलाना है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या हो सकता है, कैल्शियम का, प्रोटीन का और आयरन का स्रोत क्या होगा। चलिए देखो, बहुत सिंपल है, आपको आयरन के लिए पता है, आपको कैल्शियम के लिए भी पता है। कार्बोहाइड्रेट किस में मिल जाएगा, आपको वीट में मिल जाएगा। ठीक है, कोड लिखना है तो लिख लेते हैं, कोड एक बार देख लेना सारे ऑप्शन। 4321, 1324, 2314,
और 4 3 1 2, ये चार ऑप्शन है। देखो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या हो गया, अपना व्हीट हो गया, ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी भी देख सकते हैं। कैल्शियम के लिए क्या हो गया, कैल्शियम के लिए अपना मिल्क हो गया, तो अभी तक सही जा रहा है। प्रोटीन अपन को काय से मिलेगा, पल्सेस दालें वगैरह से अपन को क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, तो दूसरा हो गया। लोहा किससे मिलेगा, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उससे अपने शरीर को आयरन की प्राप्ति हो जाएगी, लौह तत्वों की प्राप्ति हो जाएगी। तो 4 3 2 1 वाला जो कोड है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये देख लो 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन कोड वाला ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़िए तब तक कोड लिख लेते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों को उनके लगभग दूरी से सुमेलित करना है। अपन को डिस्टेंस मेजर करना है कि कौन सी लेयर की डिस्टेंस कितनी होती है। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, ठीक है। पहला कोड हो गया 3 2 1 4। अगला कोड हो गया अपना 3 1 2 4, ठीक है। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखना 4 1 2 3 हो गया, ये हो गया अपना 1 2 3 4 नॉर्मल। तो ट्रोपोस्फियर जहाँ क्षोभ मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, तो वो जमीन से कनेक्टेड है। तो पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब अपने अकॉर्डिंग इसके लिए कोड क्या हो जाना चाहिए, 1 सेकेंड। जो क्षोभ मंडल है इसके लिए कोड क्या हो जाना चाहिए, 3 वाला, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर इसका कोड क्या हो गया, 3 हो गया। समताप मंडल जिसमें ओजोन लेयर भी पाई जाती है, तो जस्ट सेकेंड नंबर पर, तो 20 किलोमीटर के ऊपर कौन सा आ जाएगा, 20 से 60 किलोमीटर वाला। मध्य मंडल 60 से 120 किलोमीटर वाला, मतलब 2। और लास्ट वाला बाह्य मंडल 120 से 600 किलोमीटर वाला, मतलब 3 1 2 4 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर देख लेना, 3 1 2 4 ये लिखा हुआ है अपना ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ए में तो 3 2 है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4। ट्रोपोस्फियर 0 to 20 किलोमीटर हो जाएगा, ये अपन ने लिख दिया। ये कितना हो जाएगा, 20 to 60, 35 पर अपन को ओजोन भी मिल जाएगी। मीसोस्फियर जो है 60 to 120 किलोमीटर हो जाएगा, और 120 to 600 किलोमीटर पर अपना थर्मोस्फियर हो जाएगा। तो 3 1 2 4 अपना करेक्ट कोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोड वाला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करिए। अब ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है, कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये अपन को बताना है। कोड यहाँ पर देख लेना एक एक के। देखो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी इसलिए स्क्रीन पर कोड नहीं दिख रहे हैं, है ना। 4 3 1 2 हो गया, 4 1 2 3 हो गया। तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 4 2 1, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3 2 4 1, ठीक है। बस अब ढूंढ लो नीलगिरी जो रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है। सुंदरवन रिजर्व आपको पता ही है, मोस्ट कॉमन, वेस्ट बंगाल में ये स्थित है ना। उसके बाद देखो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर स्थित है, बहुत सारे क्षेत्र को इसने कवर करा हुआ है मन्नार की खाड़ी ने। और नंदा देवी रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये आप बता दो। कोई भी दो भी सिलेक्ट कर लोगे तो बाकी बचे हुए आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको ये पता चल गया कि इस बी का कोड क्या होने वाला है, बी का कोड 4 होने वाला है, कि सुंदरवन जो है अपना वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो कहाँ कहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इस जगह लिखा हुआ है, तो मतलब पता ही चल गया कि कोड क्या होगा, 3 4 2 1 होगा। बाकी अपन पूरा देख लेते हैं। नीलगिरी टाइगर रिजर्व जो है एरिया ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में ये फैला हुआ है ना, पूरा रिजर्व इसका। और सुंदरवन अपना वेस्ट बंगाल में। तो पहला कोड 3, दूसरा कोड 4। और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की जो खाड़ी है इसमें 20 आइलैंड पूरे यहाँ पर कवर हो जाते हैं, कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के पूरे कोस्टल एरिया में। उसके बाद बचा है नंदा देवी टाइगर रिजर्व जो है अपना उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। तो 3 4 2 1 अपना करेक्ट कोड हो जाएगा। एक बार और देख लो, इसका 3, इसका 4, इसका 2 और इसका 1, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार आइलैंड पूरा 20 द्वीप को कवर कर रहा है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, और नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से एंटीलोप मृग अनुपस्थित हो, यानी कि मृग को अगर अपन यहाँ पर हटा दें, हिरण को अगर हटा दें, तो खाद्य श्रृंखला पर क्या असर पड़ेगा। चलो आया कुछ आंसर इसका। देखो बाकी समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर इसमें से मृग गायब हो गया,
ठीक है। तो इस घास को खाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो घास की संख्या में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अब इस बाघ को खाने के लिए क्या होगा, हिरण नहीं मिलेंगे। अब बाघ डायरेक्टली घास को तो खा नहीं सकता, तो बाघ को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे इनकी संख्या में क्या होने लग जाएगी, कमी हो जाएगी। तो बाघ की समष्टि, जो बाघ की पॉपुलेशन है टाइगर की, वो कम हो जाएगी। और जो ग्रास की पॉपुलेशन है, घास की जो संख्या है, वो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला कोड वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार से सॉल्व करिएगा। इसका कोड क्या बनेगा। बेसिकली ये डेट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सारी डेट अरेंज करनी है। 2 1 4 3, 2 1 3 4, एक से दो भी पता है तो आप ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेना। 2 4 1 3, हाँ 2 1 4 3 और 2 4 1 3 हो गया है। और ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका। 1 2 4 3। देखो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है ना। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे अपना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पता ही है ये अपन को 2 फरवरी को अपन मनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपना कोड कौन सा हो जाएगा, वेटलैंड वाला हो जाएगा, दूसरे नंबर का हो जाएगा। ठीक है। चलो उसके बाद 21 मार्च को कौन सा मनाया जाता है, क्योंकि लगातार मार्च अप्रैल मई तक ये पूरा चलता है, मार्च अप्रैल मई जून तक लगातार पर्यावरण से रिलेटेड दिवस अपने चलते हैं। ठीक है, तो इसमें से 21 मार्च को कौन सा मनाया जाता है, फॉरेस्ट डे मनाया जाता है ना, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपको पता ही है, आप सबका फेवरेट, आप सबका सब्जेक्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यहाँ पर मनाया जाता है। तो चार ही हो गया। और 2 दिसंबर को कौन सा यहाँ पर मनाया जाता है, तो भोपाल ट्रेजिडी डे जो हुआ था, भोपाल त्रासदी, वो 2 दिसंबर को हुई थी। तो इसके लिए कोड 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लो कोड क्या बनेगा इसका, 2 1 4 और 3। ठीक है, क्योंकि इसमें से मेरे को ध्यान है कि आपको 2 दिसंबर वाला, क्योंकि भोपाल ट्रेजिडी डे लिखा हुआ है, तो आपको ये डेट याद होगी, या एटलीस्ट 5 जून वाली याद है, तो दो ऑप्शन आपके वैसे ही कट हो जाएंगे। चलिए अगला अगेन कोड वाला क्वेश्चन, इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपसे कोड वाले ही पूछे गए हैं। इसका आंसर करिएगा। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग यहाँ पर होगा, ये अपन को बताना है। चलो करो आंसर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। यहाँ देख लो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर होगा। तो इसका कोड क्या हो गया यहाँ पर, विटामिन ए की कमी वाला दूसरे नंबर का कोड हो गया है ना, रतौंधी दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। आयरन की कमी से यहाँ पर, लेक ऑफ आयरन से आयरन की अगर कमी हो गई तो कौन सी बीमारी यहाँ पर हो सकती है, बताओ। एनीमिया यहाँ पर हो सकता है, तो चार कोड अपन लिख सकते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो तीन कोड बन जाएगा। और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग यहाँ पर, गलगंड या घेंगा रोग यहाँ पर होता है, तो एक कोड हो गया। तो 2 4 3 1 करेक्ट आंसर हो गया। कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लो। विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया, रक्तल्पता यहाँ पर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, और आयोडीन से ग्वाइटर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगेन कोड वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। देखो मोस्टली क्वेश्चन ऐसा लग रहा है इसमें सब कोड वाली ही है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ओजोन परत के क्षय के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन सी है। हरित गृह प्रभाव जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, एसिड रेन के लिए, और अगर बायोडाइवर्सिटी में कमी है, जैव विविधता में कमी है, तो क्या होगा। चलो कोड यहाँ पर लिख लेते हैं। ये विजिबल है कलर। ठीक है, अपन को क्या करना है, इनके सबके कोड लिखना है, तब तक आप सिलेक्ट करते जाइएगा। 4 1 3 2, ये पहला कोड है। दूसरा ऑप्शन है आपका 3 1 2 4। ठीक है, तीसरा है 3 4 1 2, और फोर्थ ऑप्शन है 3 1 4 2। बस सिलेक्ट कर लो। देखो ओजोन परत के लिए तो अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको बचपन से ही याद है, तो CFC अपन कर सकते हैं। तो इसका कोड क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। हरित गृह प्रभाव के लिए अपन बोलते हैं ना कि CO2 बहुत अधिक मात्रा में हो रही है ना, या फिर और भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि एसिड रेन और दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो इन दोनों को अभी होल्ड पर डाल दो। जैव विविधता में अगर कमी होगी तो क्या होगा, वनस्पति एवं प्राणी समूह समाप्त हो जाएंगे। तो इसका कोड क्या बन जाएगा अपना 2। मतलब पहले में 3 और लास्ट में 2 कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। मतलब जो भी आंसर होगा या तो सी होगा या डी होगा। अब अपन पढ़ सकते हैं हरित गृह प्रभाव को।
ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल एमिशन ऑफ CO2, SO2 एंड NO2 होगा, या एमिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है अपना, CO2 होता है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा अपना, ये एक हो जाएगा। तो ये वाला आंसर अपना करेक्ट हो गया। और एसिड रेन के लिए नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसका अगर ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन होता है तो उसकी वजह से एसिड रेन, अम्ल वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो एक बार और अपन रिवीजन में देख लेते हैं। ओजोन परत के क्षय के लिए CFC और क्लोरीन जैसे यौगिकों का उत्सर्जन है। हरित गृह प्रभाव के लिए CO2, SO2, NO2 यहाँ पर हो गया। एसिड रेन के लिए कौन हो गया यहाँ पर, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड हो गया। और जैव विविधता में कमी हो रही है, किसकी वजह से, वनस्पति और प्राणी समूह यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड्डियों को खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे पौधों को किसकी प्राप्ति होगी, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन या फास्फोरस। डेफिनेटली फास्फोरस मिलता है। कैल्शियम से क्या अपना फास्फोरस और कैल्शियम क्या करते हैं, हड्डी के मेन स्रोत है। हड्डियों से ये चीजें मिलती है। तो अगर प्लांट को अगर हड्डियां दी जा रही है तो फास्फोरस और कैल्शियम उनको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन लाइज टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगर मैं बात करूं, ये अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड पर और अफ्रीका के पूर्व साइड पर कौन सा ओशियन लाई करता है। तो अभी अपन ने पूरा जो अपन कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने ओशियन भी देख लिए थे 5, और सातों अपने ये भी देख लिए थे, कॉन्टिनेंट्स भी देख लिए थे। तो इन दोनों के बीच में आने वाला जो आंसर है या जो अपना ओशियन महासागर है, वो यहाँ पर क्या हो सकता है बताओ। इंडियन ओशियन हो जाएगा। हिंद महासागर जो है अपना लाई करता है, ये आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ठीक है, तो इंडियन ओशियन यहाँ पर बीच में आ जाता है। बाकी किसी का भी पूछ ले कि अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा है, तो पैसिफिक है। ऊपर की साइड कौन सा है, तो कोई भी वो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत यहाँ पर क्या है, नेचुरल सोर्सेज जिसमें मानव का हाथ नहीं है। ठीक है, कोड वाला क्वेश्चन है, कोड आपके सामने है। वॉल्केनिक इरप्शन, जंगल की आग, वनस्पति का विघटन या ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल मैनमेड के अंदर आ जाता है, बाकी तीनों प्राकृतिक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विघटनीय बहुलक है जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, जीवों के द्वारा अपघटित हो जाएगा। पॉलीथीन, नाइलॉन 6, PVC या फिर सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज बहुलक है ग्लूकोज का और वो आसानी से अपघटित भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कोड वाला क्वेश्चन है, अगेन आपके एटमॉस्फेयर का ही क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है, समताप मंडल में, मध्य मंडल में और बाह्य वायुमंडल में। कोड यहाँ पर लिख देते हैं, तब तक आप आंसर करिए। इसको अपन डायग्राम से भी समझ लेंगे। 2 1 3 4, 1 2 3 4 लाइन से लिख रहे हैं ABCD। 2 1 4 3 और 2 4 1 3। चलो देखो, शोक मंडल 0 से 20 किलोमीटर पर है, तो यूजुअली बादल बनना, मौसम की सारी घटनाएं यहाँ पर होगी। सारे बादल बनना और मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ पर होगी, अपने ट्रोपोस्फियर में होगी। तो पहला कोड तो अपना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, बचपन से ही सिखाया गया है, तो इसका कोड 1 हो जाएगा। ठीक है, मध्य मंडल में क्या होगा, उच्च ऊर्जा युक्त UV एंड एक्स किरणों का अवशोषण होगा, या फिर यहाँ पर अधिकतर उल्कापिंड यहीं पर जलकर नष्ट होते हैं। तो डेफिनेटली उल्कापिंड जो है अपना मीसोस्फियर, इसी में जलकर नष्ट हो जाते हैं। और वायुमंडल में UV और एक्स किरणों का अवशोषण हो जाता है। तो 2 1 4 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, शोभ का आपको पता था, समताप का भी पता था। मध्य मंडल में उल्कापिंड यहीं पर जलकर नष्ट होते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंचते। और बाह्य वायुमंडल में UV और एक्स किरणों का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर अपन वायुमंडल की बात करें तो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर ट्रोपोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, मीसो, थर्मो और एक्सोस्फियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। यदि सल्फर का बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है तो निम्नलिखित में से कौन उसका इंडिकेटर है, बायोफ्राइटा, टेरिडोफाइटा, लाइकेन या फिर एल्गी। तो लाइकेन केवल स्वच्छ जो वातावरण है जहाँ पर वायु शुद्ध है उसी में सरवाइव करते हैं, लाइकेन पौधे जो होते हैं। तो यहाँ पर अगर SO2 सल्फर का प्रदूषण है तो वो पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, which of the following element should be available in water for metamorphosis of tadpoles। टेडपोल के कायांतरण हेतु पानी में कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन या फिर कार्बन। तो देखो, टेडपोल से जब वो लार्वा से पूरा टेडपोल बनेगा, टेडपोल से पूरा मेंढक बनेगा, तो उस पानी में आयोडीन की उपस्थिति होना चाहिए, तभी इनकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। तो आयोडीन वह तत्व है जो टेडपोल की काया पलट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पानी में मौजूद होना चाहिए। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो मेंढकों
वैक्यूम में काया पलट जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। और यदि पानी में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल टैडपोल ही रह जाएगा, वो वयस्क मेंढक नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगेन वायुमंडल का क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया है कि वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन और ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, दो चीजें अपन को बतानी है, ऑक्सीजन कौन सी लेयर में पाई जाती है और ओजोन कहाँ पर पाई जाती है। तो अपन ने बोला है कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं है ना, ये सब कहाँ पर हो जाएगी? अपनी शोभ मंडल में हो जाएगी। ठीक है, और ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। तो ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फियर अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ईवीएस के 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक पेपर में ईवीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल जो अपना ये प्राइमरी लेवल होता है पीआरटी लेवल या जेबीटी में। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, और ऐप पर है तो ऐप पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ईवीएस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो चुका है, जस्ट ₹299 में आपको फुल कोर्स यहाँ पर आज मिल रहा है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं हम लोग अपने 6 PM सेशन में, जहां पर हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके।